Morning students, welcome in online classes of NRPS School। NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में आपको कक्षा मूल्यांकन के लिए कहा था, तो कक्षा मूल्यांकन के लिए मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने अच्छे से तैयारी करी होगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो पढ़ाया नहीं, एक लेक्चर में बहुत कम आपको पढ़ाया जाता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, तो वो आपने पढ़ा होगा। और जो प्रश्न मैंने दिए थे होमवर्क के, उसी में से मैं 2 प्रश्न मूल्यांकन के मैंने लिखे हैं। तो आप पहले बच्चों इन प्रश्नों को उतारें और इनके उत्तर बिल्कुल ईमानदारी से कॉपी में करें। इस वीडियो को आपको पॉज लगाना है और इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको लिखने हैं। तो बच्चों, आपने जो इनके उत्तर हैं वो लिख लिए होंगे ईमानदारी से बच्चों, क्योंकि अब क्लासेस जो है आपको पता है कि पता नहीं कब ओपन होगी, तो आप खुद अपने टीचर हैं, आप ध्यान दें पढ़ाई पे बिल्कुल, और जो भी आपको हम मार्गदर्शन दे रहे हैं उसका आप लाभ उठाएं। उसको जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे आप लोग करते जाएंगे, तो बच्चों बाद में जब स्कूल ओपन होगी तो आप पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा पढ़ाई का, नहीं तो एकदम से बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा पढ़ने का और फिर आप लोग उसको नहीं कर पाओगे। डेली का काम आपको डेली करना है, क्योंकि अगर आप आज सोचते हो कि आज का काम मैं कल कर लूँ, कल का परसों कर लूँ, तो आज का जो वीडियो है आज देखकर उसका होमवर्क आप कल नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों डेली जो काम आपको दिया जा रहा है, डेली वो आपको पढ़ना है, समझना है और उसको लर्न करना है। आपके पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप लोग अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान दें ताकि वो पढ़ सकें। तो बच्चों, ये पहला प्रश्न मैंने दिया, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के घटकों के नाम। कार्बोहाइड्रेट के घटक हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन के घटक हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जिन बच्चों ने ये किया है वो अपने आप 2.5 नंबर दे दें। 2.5 नंबर का है ये और 2.5 नंबर का है। ठीक है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर विषमपोषी पादप कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है। तो विषमपोषी पादप जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले आपको लिखना है विषमपोषी पादप 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैं लिख देती हूँ क्योंकि आज मेरे को पढ़ाना भी उसी के बारे में ही है। तो विषमपोषी पादप परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी, और सहजीवी। ठीक है बच्चों, जिन्होंने ये चारों नाम लिखे हैं 2.5 नंबर दे दें, और एक एक कम लिखा है आधा आधा नंबर काटते जाएं। तो बच्चों मूल्यांकन जो है वो आपने कर लिया, चेक कर लिया इसको। मैं बिल्कुल जितने भी मूल्यांकन हैं उसकी लिस्ट हमारे यहाँ बन रही है, कितने मूल्यांकन लिए जा रहे हैं। आपकी कॉपी में सारे मूल्यांकन होने चाहिए। जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो मैं सारा वर्क आपका चेक करूँगी, इसलिए आप लोग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि मूल्यांकन कोई बात नहीं, कोई कौन चेक कर रहा है, चेक होंगे आपके सारे ही मूल्यांकन। तो बच्चों यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको कि जो विषमपोषी होते हैं पादप वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
अब सबसे पहले आता है हमारे परजीवी। परजीवी देखिए, अमरबेल का पादप, जिस हमने देखा होगा कभी फसलीय पौधों पर पीले रंग की ऐसे शाखाएं से, पीले रंग की धागे जैसी संरचना सी बेल लगी होती है, उसको बोलते हैं हम अमरबेल। और ये अमरबेल जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पादप पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर आरोहित होते हैं मतलब जिसके ऊपर चढ़ रखे होते हैं, उसी से ये भोजन प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब देखो हमने पौधे देखे हैं, तो ये तो है परजीवी। परजीवी कौन से होते हैं? जो अन्य पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो वे पौधे जो अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल। ठीक है बच्चों, तो देखो वे पौधे जो अन्य पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं परजीवी। जैसे कि अमरबेल, अमरबेल इसका उदाहरण है। अब जिससे पोषण प्राप्त कर रहे हैं उसे तो हम कहते हैं, जिस पादप से वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसे हम कहते हैं परपोषी, और जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसे कहते हैं परजीवी। अब बच्चों इसके बाद आते हैं हमारे इसके बाद हम आते हैं मृतजीवी पे। मृतजीवी देखो बच्चों, मृतजीवी कैसे होते हैं कि आपने देखा होगा बाजार में जो छत्रक बिकता है, मशरूम बिकता है। वर्षा के दिनों में वृक्षों के सड़ी गली टूटी टहनियों और तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी हमने देखे हैं। ये अपना पोषण जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए, ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं सड़ी गली मृत चीज़ों से। जैसे जहाँ सड़ा गला अपशिष्ट वगैरह पड़ा है तो वहाँ पर ये इनकी वृद्धि अच्छी होती है, क्योंकि उन कार्बनिक जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे ये पोषण प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए देखो ये किस तरह से उगेंगे, इसके लिए एक क्रियाकलाप भी है। एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे हम और उसको भिगो लेंगे और इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिनों के लिए या किसी डब्बे में बंद करके रख देंगे। 2-3 दिन बाद देखते हैं हम कि उस पर रुएं जैसी संरचना आ जाती है, जिसे फफूंद या फंगस कहते हैं। किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इनका अवलोकन करते हैं तो रुई के धागों के समान हमें संरचनाएं दिखाई देती है। ये जीव होते हैं कवक या फंजाई। इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई, हिंदी में बोलते हैं कवक। इनकी पोषण प्रणाली एवं पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत व विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव
मृतजीवी जीव कहलाते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा हो गई आपके। अब मैं मृतजीवी के बारे में आपको लिखवाऊंगी। मृतजीव ऐसे जीव जो मृत व विघटनकारी मृत व विघटनकारी पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण मशरूम, कवक आदि। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे पोषण प्राप्त करते हैं देखो। जैसे मान लेते हैं कोई सड़ा गला पदार्थ जो है वो इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। कोई सड़ा गला मान लीजिए कोई छिलका है ना, इस तरीके से, या फिर कोई भी चीज़ है जो सड़ गई है, रोटी है, ब्रेड है, कुछ भी। तो इस पर ये जो जीव होते हैं, ये जो कवक वगैरह होते हैं, ये इस पर वृद्धि का एक पाचक रस स्रावित करते हैं। विघटनीय अपघटनीय पदार्थ पाचक रस स्रावित करते हैं। और पाचक रस क्या करता है, यहाँ की जो अपशिष्ट पड़ा है इसको घोल देता है, इसका विलयन बना लेता है, और इस विलयन को ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के पश्चात ये इस तरीके से यहाँ पे वृद्धि कर लेते हैं, छत्रक बन गया जैसे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं और जो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ है उसको विलयन में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि ये अपशिष्ट जो है इससे पोषण प्राप्त हो जाता है और ये अपनी पर्याप्त वृद्धि कर लेते हैं। कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम व उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट तथा अनुपयोगी हो जाती है। ज़्यादातर अचार वगैरह होते हैं ये वर्षा ऋतु में ही खराब हो जाते हैं। तो जो वर्षा ऋतु जो है, क्योंकि वर्षा ऋतु की जो परिस्थितियाँ होती है वो इन मृतजीवी जीवों के लिए बहुत उपयुक्त होती है, कवकों वगैरह के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अब देखिए, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हो कि अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार हम बचा सकते हैं? तो किस प्रकार बचा सकते हो? नमी से दूर रखकर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गई मृतजीवी पादपों की बात, मृतजीवी पोषण के, जिसमें ऐसे जीव जो मृत व विघटनकारी पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे मशरूम है या कवक है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी कीटभक्षी में क्या होता है बच्चों कि कुछ जीव जो होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं वो सभी पोषक पदार्थ तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने कहा कि जो नाइट्रोजन है
वो उन्हें प्राप्त नहीं होती, वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को ये अवशोषित नहीं कर पाते। तो कुछ पादप नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, अलग सी बात है कि कीटों को खाते हैं। कीटों को किस तरीके से खाते हैं, देखो इसके उदाहरण है जैसे सैंड्यू प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, और ये जो पिक्चर प्लांट होता है घटपर्णी पादप, इसका उदाहरण है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो पौधे ऐसी जगहों पर होते हैं, ज़्यादातर कीटभक्षी पौधे, जहाँ की जो मृदा है वो दलदली होती है, और दलदली मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। तो ऐसी जगहों पे क्योंकि मृदा से तो ये नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते, तो ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो ऐसे पादपों में क्या होता है, एक जैसे घट जो पत्ती है वो पत्ती घट की आकृति में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, घट की आकृति में बदल जाती है, और ऊपर से जो दूसरी पत्ती होती है वो इसके ढक्कन का आकार ले लेती है ना। तो ये पौधे पर ये जो घटपर्ण है वो इस तरीके से लगा होता है, ये पौधा है। ठीक है, इनकी पत्तियां ही जो है वही रूपांतरित हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये घटपर्ण को मैं अलग से दिखाने के लिए इस तरीके से बना रही हूँ। ये जो घट के आकृति जो बनी, इसके अंदर रोम होते हैं, धागे जैसे धागे सदृश संरचनाएं होती हैं जिन्हें रोम कहते हैं, रोम सदृश संरचनाएं। और ये जो रोम सदृश संरचनाएं होती हैं ये पूरे अंदर की सतह पर होती है और नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। मतलब ये जो संरचनाएं वो यूं होगी नीचे की तरफ, रोम जो होंगे वो कैसे होंगे, नीचे की तरफ करते हुए संरचनाएं बनाएंगे। इससे क्या होता है, जब और ये इसमें से सुगंधित खुशबू आती है और चिपचिपा सा पदार्थ जो है ये स्रावित करते हैं, तो इस वजह से जो कीट है वो आकर जब इसके ऊपर बैठता है तो ये ढक्कन जो है वो चिपचिपा पदार्थ होता है, क्योंकि तो चिपचिपे पदार्थ की वजह से उस पर चिपक जाता है और नीचे की तरफ घुस जाता है। और ये जो पीछे ऊपर से जो दूसरी पत्ती ने ढक्कन या शेप बनाया है, ये ढक्कन बंद हो जाता है। ढक्कन बंद होने के पश्चात जो उसका दम घुटता है, क्योंकि वायु की कमी हो जाती है, और जो कीट है वो मर जाता है और कीट जो पादप के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। तो कीटभक्षी पादपों में बच्चों आपको समझ में आया, ये है घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप, घटपर्णी पादप में क्या होगा, जो कीट है वो आकर जैसे ही मान लेते हैं ये कोई कीट है और ये आकर जैसे ही इस पे बैठा तो ये इस पे चिपक जाता है, और चिपकने के पश्चात क्योंकि बहुत चिपचिपा होता है ये, तो ये अंदर की ओर चला जाता है और ये जो ढक्कन है ये ऊपर से लग जाता है, बंद हो जाता है। अंदर जाने के पश्चात रोम जो हैं, रोम क्योंकि नीचे की तरफ नीचे की दिशा में होते हैं, नीचे की तरफ करे हुए होती है उनकी दिशा, तो ये नीचे ही नीचे चलता जाता है। इसके बाद में ये जो पौधा है ये पाचक रसों का स्रावण करता है और ये पाचक रस इस कीट को पचा डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है घटपर्णी पादप का। आपको समझ में आया? ऐसे इसी तरीके से दूसरे भी पादप होते हैं, जैसे एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप जो होती है बच्चों वो तितली के आकार की होती है इस तरीके से, ठीक है, और वो तितली के आकार की होती है और जैसे उसकी जो पत्तियां हैं वो तितली का शेप बना लेती है, ठीक है, और ये तितली के शेप बना लेती है और यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, बहुत चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित रहता है, चिकनी होती है। तो जैसे ही जो कीट है वो आकर इसके ऊपर बैठा,
ये तितली जैसे आकृति ये यूँ बंद हो जाती है, ठीक है। और बंद होने के बाद में वही पाचक रसों का स्त्रवण होता है और कीट का भक्षण हो जाता है। तीसरा होता है संड्यू प्लांट। तो संड्यू पादप जो है वो उसकी आकृति होती है इस तरीके की ऊपर, और इसमें ऐसे शल्क बने होते हैं कांटे से, कांटे नुमा तीखी तीखी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये कीट आते हैं वो, और ये यहाँ के जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। कौन सा पदार्थ? चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जिससे जैसे ही कीट आकर इस पर बैठता है वो चिपक जाता है और चिपकने के पश्चात उसका भक्षण कर लिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के कीटभक्षी पादप है बच्चों जो मैंने आपको समझाया। अब हम कीटभक्षी पादप के बारे में लिखें। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ये कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु करते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु ये कीटों का भक्षण करते हैं। उदाहरण घटपर्णी, संड्यू, और वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। तो बच्चों ये इसके 3 उदाहरण हैं। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। ये कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु करते हैं। उदाहरण घटपर्णी, संड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज 3 हमने पढ़ लिए हैं, परजीवी, मृतजीवी और कीटभक्षी, है ना। वो वाला जो सहजीवी है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी। तो 3 विषमपोषी पादपों के 3 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, बहुत अच्छे से आपको लर्न कर। तो बच्चों आज का होमवर्क लिख लेते हैं। प्रश्न 1 लिखिए, परजीवी पादप किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रश्न 2, मृतजीवी पादप को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 3, कीटभक्षी पादप
कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? समझाइए। इसमें आपको कीटभक्षी के बारे में भी बता देना है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रश्न जो हैं वो आपको गृह कार्य में अच्छे से करने हैं और याद भी करने हैं, क्योंकि मूल्यांकन जो है वो लगातार होता रहेगा। जो आगे वाला लेक्चर है उसमें आपका इसी टॉपिक में से मूल्यांकन लिया जाएगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।